मुंबई शहर। लगभग सुबह का समय है। एक साधारण से दिखने वाले घर में एक औरत एक प्लेट में नाश्ता लेकर किचन से बाहर निकलती है। सृष्टि बेटा, तैयार हो गई तुम? जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर बोलोगी लेट हो गया और बिना कुछ खाए ही निकल जाओगी। तभी दूसरे कमरे से एक लड़की, लगभग 5 फुट 5 इंच हाइट, दूध-सा रंग, झील सी नीली आंखें, गुलाब के ताजे पंखुड़ियों जैसे होठ, पतले से नाक, सिल्की स्ट्रेट खुले कमर तक के बाल, पिस्ता कलर के चूड़ीदार में हड़बड़ी के साथ बाहर निकलती है। नहीं माँ प्लीज, पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। 10 बजे इंटरव्यू पर पहुँचना है और 9:30 तो घर में ही बज गए। अभी टैक्सी के लिए भी इंतज़ार करना है। मैं जा रही हूँ माँ, आप नाश्ता कर लीजिए। बोलती हुई वो घर से बाहर निकलती है, अपनी सैंडल पहनने लगती है। शिट, ये सैंडल भी कब धोखा दे दे पता नहीं। आखिरी सांसें गिन रही है। हे भगवान, आज कैसे भी करके मुझे ये जॉब लग जाए बस। वो लगभग दौड़ते कदम से निकलती है। थोड़ी देर टैक्सी के इंतज़ार करने के बाद आखिरकार उसे टैक्सी मिल ही जाती है। टैक्सी से उतरती है, पैसे चुकाती है, सामने देखती है, अपनी आंखों में चमक लिए। वाओ, कितना बड़ा ऑफिस है। यहाँ नौकरी लग जाए तो बात बन जाए। उस रघु का कर्जा तो उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। उसने मुंह मोड़ते हुए कहा। अंदर गई रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो पता चला टॉप फ्लोर पर इंटरव्यू चल रहा है। सृष्टि जल्दी से लिफ्ट में जाती है, 5th फ्लोर बटन प्रेस करती है, अपनी आंखों में चमक लिए 5th फ्लोर में एंटर करती है। देखती है वहाँ तो कोई है ही नहीं। सोचा था इतना बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे कैंडिडेट आए होंगे, लाइन लगी होगी, पर ये तो खाली है। वो जाकर मैनेजर से बात करती है। सर, यहाँ आज पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू था ना? हाँ, इंटरव्यू रखा तो गया था, पर इंटरव्यू से पहले ही हमने पर्सनल सेक्रेटरी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप भी जा सकती है। 1 मिनट, ये क्या मजाक है? आपके कंपनी में इंटरव्यू से पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो फिर ये नौटंकी करके हम जैसों का वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? मैनेजर ने कहा, देखिए मैडम, जिसे सिलेक्ट किया गया है उसके पास बहुत बड़े आदमी की सिफारिश है। क्या आपका किसी बड़े आदमी से कोई पहचान है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जॉब मुझे करना है, कोई बड़ा आदमी आकर बैठेगा मेरी चेयर पर? ये कैसा सिस्टम है? सॉरी मैडम, आप जा सकती है, लेकिन प्लीज़ आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। सृष्टि का चेहरा उतर गया। कितनी उम्मीद से आई थी वो, कितने प्रॉब्लम से घिरी हुई है वो इस वक्त। सोचा था शायद ये जॉब लग जाती तो सब कुछ सही हो जाता, पर नहीं। वो थके हारे कदमों से बाहर निकलती है, पैदल चलते हुए मन ही मन। जॉब करने के लिए बड़े आदमी का सिफारिश चाहिए, क्या नौटंकी है? बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, कैसे होते हैं ये बड़े आदमी? इन लोगों को तो बीच रास्ते पर फायर कर देना चाहिए। कितना नाइंसाफ़ी करते हैं हम जैसे गरीबों के साथ। उसकी बात अभी जुबां पर ही थी कि उसकी आंखों के सामने एक रोल्स रॉयस कार तेज़ रफ्तार से आ रही थी। देखते ही देखते सृष्टि की आंखों के आगे ही उस कार के सामने अचानक से एक बूढ़ी औरत आ जाती है, कार से टकरा जाती है और वहीं कार के सामने गिर जाती है। सृष्टि भागकर उस औरत के पास जाती है। आंटी, आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं आई? वो उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करती है। वहीं कार में बैठा लगभग 6 फुट हाइट, मस्कुलर बॉडी, माथे पर आते सिल्की हेयर, आंखों में ब्लैक गोगल्स, ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ एक बेहद हैंडसम आदमी अपने ड्राइवर से बेहद रौबदार आवाज़ में पूछा, कुणाल क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सर, वो सामने एक बूढ़ी औरत टकरा गई, शायद उन्हें चोट भी लग गई है। वो कार के सामने से हट नहीं रही है, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। उस नौजवान ने कहा, तो जाओ, उसे साइड करो।
मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मेरा वक्त इतना फालतू नहीं है कि ये सब में मैं अपना वक्त बर्बाद करूं। जी सर। वो ड्राइवर बाहर निकला। ए लड़की, तुम इस औरत को लेकर यहाँ सामने क्यों खड़ी हो? साइड हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। अच्छा, तो आपको लेट हो रहा है। और जो ये आंटी जी को पैर में चोट आई है उसका क्या? आपके बॉस को बाहर आकर इनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर ही ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई। ये लड़की तो पागल हो गई है क्या? तो जानती भी है कि अंदर कितने बड़े आदमी बैठे हैं। फिर से बड़े आदमी शब्द सुनकर ही सृष्टि का पारा हाई हो गया। बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। ये बड़े आदमी हम जैसों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं। अब तो ये कार तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तुम्हारे वो बड़े आदमी बाहर निकलकर इस आंटी जी से माफ़ी नहीं मांग लेते। ड्राइवर ने जाकर अपने बॉस से कहा, बॉस, एक लड़की है उस औरत के साथ, वो तो गाड़ी ही आगे नहीं जाने दे रही है, सामने ही खड़ी है, बोल रही है जब तक आप बाहर निकलकर माफ़ी नहीं मांग लेते उस औरत से कार आगे नहीं जा सकती। उस लड़के ने एक टेढ़ी मुस्कान भरी नोटों का बंडल उस ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए, जाकर फेंको उसके मुंह पर, उसे यहीं चाहिए, देखना हट जाएगी। ड्राइवर ने जाकर सृष्टि से, देख लड़की, जो भी चोट लगी है ना, ये ले जा पेशे और ले जा इन्हें अस्पताल। क्यों खामखा जिद कर रही है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है। कहते हुए उसने नोटों का बंडल उसके सामने किया। नोटों का बंडल देखकर सृष्टि का गुस्सा तो सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पैसा उसके हाथ से लिया तो नहीं, पर वो एकदम से कार डोर के पास गई, शीशे को खटखटाने लगी। ओ मिस्टर, बाहर आओ। उस लड़के ने उसे एक नज़र किया तो उसे देखता ही रह गया। एक पल के लिए उसकी नीली नीली आंखों में डूब गया, पर अगले ही पल उसके फिर से शीशा खटखटाने से वो सेंस में आया, बाहर निकला और उसी के साथ उसका दोस्त सिद्धार्थ भी बाहर निकला। सृष्टि ने बेहद गुस्से से, कैसे इंसान हैं आप? इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी आप में? एक उम्र लायक औरत को आपकी लापरवाही से, आपके ड्राइवर की लापरवाही से चोट आई है। आप उन्हें माफ़ी मांगने के बजाय अपने पेशों का रौब दिखा रहे हैं। अब तो जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेते आपकी कार यहाँ से जा नहीं सकती। उसने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उस लड़के ने चारों ओर नज़र किया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, सब उसे ही देख रहे थे। उस लड़के ने बेहद सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे मामूली से लोग से माफ़ी मांगूंगा? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हो। जो भी हो, आपको माफ़ी मांगनी ही होगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। उसका इस तरह सबके सामने उसके साथ रुआब के साथ बात करना आग में घी डालने का काम कर रहा था। उस लड़के ने बेहद सर्द आवाज़ में कहा, देखो, लास्ट बार बोल रहा हूँ, हट जाओ सामने से। किसी में इतनी औकात नहीं जो मानव वजह से सॉरी बुलवा सके। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। सृष्टि अपनी हाथ बांधे उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। और मैं भी आपसे लास्ट बार बोल रही हूँ, आप बिना माफ़ी मांगे यहाँ से जा नहीं सकते। अब तो मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुँचा। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाया। ये देखकर सृष्टि भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी ओर क्यों बढ़ रहा है। मानव ने एकदम से उसके हाथ पकड़े और एक झटके के साथ उसे अपने करीब खींच लिया। ये देखकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मानव ने उसके दोनों हाथ उसके कमर के पीछे ले जाकर उसे खुद से एकदम से सटा लिया। सृष्टि नामी अपना सिर हिलाती है, जैसे उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। मानव ने एकदम से सबके सामने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे और डीप किस करने लगा। एक बाइट के साथ उसने उसे छोड़ते हुए कहा,
और सुनना है सॉरी। सृष्टि हैरानी से उसे देखने लगी। मानव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सृष्टि ने एक जोरदार तमाचा मानव के गाल पर जड़ दिया। वहाँ एकदम से सन्नाटा पसर गया। बॉडीगार्ड झट से सृष्टि की ओर बढ़ा, पर मानव ने अपना हाथ दिखाकर उसे रुक जाने का इशारा किया। मानव की आंखों से इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। उसने पता नहीं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। 2 कदम सृष्टि की ओर बढ़ाया, उसके बेहद करीब जाकर। आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है, कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। उसका दोस्त सिद्धार्थ भी उसके बाजू में बैठ गया। बॉडीगार्ड भी बैठा। कार चल पड़ी। आज का दिन तो सृष्टि के लिए सच में बहुत ख़राब था। एक तो कितने उम्मीद के साथ वो इस जॉब के लिए आई थी, वो भी नहीं मिला। ऊपर से इतना बड़ा बखेड़ा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरी वजह से तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। कोई बात नहीं आंटी, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको कहाँ जाना है बताइए, छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा, बस टैक्सी में बिठा दो, मैं चली जाऊँगी। ठीक है। उसने उसे टैक्सी में बिठाकर खुद टैक्सी लेकर घर आती है, और उसके आते ही उसकी माँ ने उतावले से पूछा, बेटा तुम्हारा जॉब हो गया? नहीं माँ, इस बार भी नहीं हुआ। उसकी माँ धम से खटिए पर बैठ गई। सृष्टि अपनी माँ के बाजू में बैठती है। माँ तुम टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल जॉब तो मिल ही जाएगी। कैसे टेंशन ना लूँ मेरे बच्चे, कैसे टेंशन ना लूँ। वो रघु दिन गिन रहा है। जिस दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा उस दिन वो पैसा मांगने आ जाएगा। 1 महीना लास्ट उसने वक्त दिया है हमें, या तो पैसे दे दो या तो, कहते हुए वो फपक पड़ी। सृष्टि ने अपनी माँ को समझाते हुए, माँ आप क्यों रो रही हो, आपकी कोई गलती नहीं है। पापा के इलाज के लिए हमें उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। हमने उससे कर्जा लिया। अब ना तो पापा रहे और ना ही पैसा, और ना ही कोई जॉब मिल रहा है। क्या करे कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा। सृष्टि के माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, वो रघु आएगा पैसे मांगने, और इस बार हम उसे पैसे नहीं दे पाए तो वो तुमसे नहीं, हम किसी शराबी के हाथों में, किसी गुंडे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते। सृष्टि बेटा तुम कहीं भाग जाओ यहाँ से। सृष्टि ने अपनी माँ को हैरानी से देखते हुए, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्यों भागूँ, चोर नहीं हूँ मैं, पैसे लिए हैं चुकाऊँगी और क्या। अभी 1 महीना है हमारे पास, शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कोई जॉब लग जाए, सब सही हो जाएगा। सृष्टि अपनी आंखों में आंस लिए बोले जा रही थी, कुछ ठीक नहीं होगा बच्चे, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई मसीहा बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा, तुम्हें बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। आप शांत हो जाइए माँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब छोड़िए और बताइए क्या खाना बनाया है आपने, मुझे जोरों की भूख लगी है। उसकी माँ कौशल्या जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर, चलो बेटा दोनों साथ में खाते हैं, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। दोनों किचन की ओर जाते हैं। यहाँ एक आलीशान बिल्डिंग, उसके टॉप फ्लोर पर मेन केबिन, जिस केबिन के आगे नेम प्लेट लगा हुआ है, CEO मिस्टर मानव बजाज। केबिन के अंदर मानव गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने कांच के टेबल को पलटा देता है, और उसी के साथ एक जोरों की आवाज़ सुनाई देती है, मानव प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम, आज मीटिंग भी कैंसिल कर दी तुमने, और ये सब। मानव खुद को शांत करो प्लीज़। नहीं सिद्धार्थ, मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर, कहीं से भी कैसे भी। उसने अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए, इस शहर के किस कोने में वो लड़की रहती है उसे ढूंढ निकालो, मुझे वो लड़की चाहिए।
उसने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए, लेकिन मानव, तुमने भी तो उसके साथ गलत किया। इतने लोगों के सामने उसे किस कर दिया। अब जो हुआ उसे जाने दो। नहीं सिद्धार्थ, उसने मानव बजाज पर हाथ उठाया है। अब ये मानव बजाज उस पर ऐसा कहर बनकर बरसेगा जिसमें वो संभल नहीं पाएगी और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मुझे वो लड़की और उसकी पूरी डिटेल 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। मिल जाएगा, सिद्धार्थ ने कहा। मानव वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी मुंबई के एक पॉश इलाके के सबसे बड़े मेंशन के आगे रुकती है, जिस पर गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ था, बजाज मेंशन। गार्ड गेट खोलता है। मानव अपनी कार गेट के अंदर पार्क करके मेंशन के अंदर जाता है। अंदर एक बहुत बड़ी फैमिली हॉल रूम में बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें मानव के पापा अधिराज जी, छोटे पापा विराज जी, मानव की माँ उर्मिला जी, छोटी माँ सुरेखा जी और उनके बेटे रुद्र, बेटी पिंकी सब हॉल रूम में बैठे हुए थे। मानव को देखकर ही मानव की दादी जी ने कहा, मानव बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। अच्छा हुआ आ गए। देखो तो कौन आया है। मानव ने सामने नज़र किया तो तनु एक ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर अपनी मॉम मोनिका और डैड रॉबिन के साथ बैठी हुई थी। उसने अपने बालों को एक साइड करके बांधा हुआ था। डायमंड के लंबे लंबे ईयरिंग, रेड डार्क लिपस्टिक, बेहद हॉट लग रही थी वो। मानव को देखते ही तनु अपनी जगह से खड़े होकर मानव की ओर बढ़ते हुए, मानव बेबी, तुम आज इतने जल्दी आ गए। हाउ स्वीट। यू नो बेबी, हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। कहते हुए उसने मानव के गले में अपनी बाहें डाल दिए। ये देखकर दादी जी ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए चेहरा फेर लिया, जबकि रुद्र मन ही मन, पता नहीं मानव भाई को इस लड़की में ऐसा क्या दिखता है जो ऐसे लड़की से शादी करना चाहते हैं। मानव ने गुस्से से एक नज़र तनु पर किया तो तनु ने तुरंत अपनी बाहें हटा ली। वो समझ गई थी कि आज मानव का मूड कुछ ठीक नहीं है। मानव किसी से कोई बात किए बिना ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। मानव की माँ उर्मिला जी ने बात को संभालते हुए, लगता है आज मूड खराब है मानव का। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा कारोबार है, किसी बात को लेकर मूड खराब हो गया होगा। तनु ने कहा, कोई बात नहीं आंटी। आंटी, मैं मानव के कमरे में जाऊं? हाँ हाँ बेटा, तेरा तो पूरा हक है। तभी दादी जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इसे कैसे, अभी शादी हुई नहीं है, सिर्फ बात चल रही है। अभी से कैसे मानव के कमरे में जा सकती है? लेकिन मम्मी जी, तनु ही तो मानव की बेबी बनेगी, तो फिर हर्ज ही क्या है? उर्मिला जी ने कहा। दादी जी ने कहा, ऐसा तो हमें लगता है उर्मिला, बाकी कब क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। यहाँ मानव अपने कमरे में जाकर ब्लेजर उतारकर फेंकता है, अपनी टाई ढीली करता है, एक गिलास में बाई निकालकर पीने लगता है। बार बार उसके नज़र के सामने वही पल घूम जाता है जब सृष्टि ने उसकी कार डोर को खटखटाया था और मानव की पहली नज़र उस पर पड़ी थी। वो उसकी झील सी आंखें, उसकी रेशम से उड़ते बाल, गुलाबी होठ, पर अगले ही पल उसका मानव के ऊपर हाथ उठाना याद आ जाता है और उसी के साथ उसने अपना ग्लास दीवार पर दे मारा। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने मानव बजाज पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास सृष्टि रेडी होकर घर से निकल ही रही थी कि तभी रघु अचानक से सामने आ जाता है। दरवाजे पर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे रोक रहा हो। क्या बात है मेरी रानी? उसने उसे पैर से सिर तक एक नज़र किया। ग्रीन कलर के चूड़ीदार में उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है?
तुझे देखने आया हूँ मेरी रानी। अब तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं कटता। सोचता हूँ एक दिन उठाकर ही ले जाऊँ। बकवास मत कर, तेरे वक्त पर तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। अब निकल यहाँ से। तू इतना चिढ़ती क्यों है मुझसे? प्यार करता हूँ तुझसे, रानी बनाकर रखूँगा तुझे। तुझे नौकरी के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है मेरी रानी। तेरे ये खूबसूरत हाथ काम करने के लिए नहीं है। कहते हुए उसने उसके हाथ को पकड़ लिए और इसी के साथ सृष्टि ने एक तमाचा खींचकर उसके गाल पर जड़ दिया। तूने मुझ पर हाथ उठाया? रघु ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है। अब मेरे घर में दिखा तो चप्पल उठाऊंगी। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता तो यहाँ नहीं आएगा। सृष्टि ने गुस्से से कहा। रघु ने भड़कते हुए कहा, अरे 1 महीना छोड़, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए। नहीं मिले तो सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। कहकर वो चला जाता है। वो अभी गया ही था कि उसकी माँ बाहर से आती है। सृष्टि खराब मूड के साथ बैठी थी और उसकी माँ आकर सृष्टि के पास बैठते हुए, बेटा रघु आया था ना घर पर? बोल सृष्टि, मैंने उसे जाते हुए देखा। क्या बोला वो? सृष्टि जानती थी कि वो अगर अपनी माँ को सच कहेगी तो उसकी माँ परेशान होगी, इसलिए उसने बात को फेरते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, पैसे मांगने आया था और क्या। अच्छा आप आराम करो, मुझे किसी ने बुलाया था, शायद कहीं जॉब का कुछ इंतज़ाम हो जाए, मैं आती हूँ। कहकर वो चली जाती है। यहाँ मानव अपने कैबिन में बैठा हुआ बार बार उसके दिमाग में न जाने क्यों उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। तभी उसके कैबिन में बिना नॉक किए कोई आता है। वो उसका असिस्टेंट, साथ ही साथ उसका दोस्त सिद्धार्थ था। मानव, उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसी के साथ मानव का अंगूठा अपने आप ही अपने लिप्स पर चले जाते हैं। हाँ तो बोल, अब क्या तेरे बोलने के लिए मुहूर्त निकलवाऊँ? उसका नाम सृष्टि है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अभी अभी उसका कॉलेज पूरा हुआ है। बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। पास के ही एक चौल में रहती है। बहुत बहुत अच्छी लड़की है। छोड़ना यार, जो हुआ उसे भूल जा। बदला बराबरी बालों से ली जाती है, एक लड़की से क्या बदला लेगा? ये तो उसे माना बजाज पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कैसे मानव अपना बदला लेगा? क्या करेगा वो सृष्टि के साथ? आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूएल हस्बैंड कहानी पर।